करते चलेंगे। ओके, 11 का जो अगर डिटेल में चैप्टर पढ़ना है तो उसको तो पढ़ेंगे ही आगे। बेटे आपके पास निधि आपका पीसीबी है या पीसीएम है? पीसीबी है, चलो कोई बात नहीं, अपने मेंस लेवल तो पढ़ना ही पढ़ना है एनी हाउ, ठीक है ना। एडवांस वाला पोर्शन युधिष्ठ को अलग से, जेई वाले बच्चों के साथ अलग से कराया जाता है, ठीक है बेटे। ठीक, मेंस तक तो सबको ही पढ़ना है, ये ध्यान रखना। चलो मोबाइल को साइड में रख देंगे पहले बेटा आप, ताकि एक जगह रखा रहे युधिष्ठ। फिक्स करो, इधर उधर घूमना नहीं है क्लास के अंदर, क्योंकि 1 घंटे की क्लास है जिसमें से 10 मिनट अपनी जा चुकी हैं, ठीक है। और आज सिर्फ और सिर्फ समझने पे फोकस करेंगे, कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, चलो पहले चैप्टर का नाम क्या है? पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। अब मैं क्या करूं, देखो एक तो मैं एक एक चैप्टर के लेक्चर, एक एक लेक्चर की पीडीएफ भेजूँ आपको। आज कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ समझने पे फोकस करना है बेटा। ओके, तो मैंने क्या किया, कूलाम्स लॉ से पहले फंडामेंटल होता है फिजिक्स का, ओके, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पहले 8 चैप्टर का, मतलब 12th की पहली बुक का फंडामेंटल क्लियर करूंगा पहले 3 चैप्टर के अंदर। ओके, और अगले 3 जो आएंगे कूलाम्स लॉ के अंदर, 4th 5th 6th, उसके अंदर हम कम से कम 50 से 60 न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं कूलाम्स लॉ पर, और पूरी 11th के कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं। आ गया समझ में कूलाम्स लॉ के अंदर? इससे क्या पता चलेगा, पहले 6 लेक्चर में हमें पता चलेगा कि आपकी फिजिक्स कहाँ से वीक है, क्या फंडामेंटल वीक्स हैं, 11 का कौन सा चैप्टर वीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके जी, तो पहले 3 चैप्टर में क्या क्या लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आपको 3 से 4 लेक्चर भी कवर करने में लग सकते हैं। अब डिपेंड करता है आप कैसे पढ़े हुए बच्चे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती हैं, चार्जिंग मेथड्स क्या होती हैं, ये पढ़ने वाली, यही होता है ना बेसिक फंडामेंटल। उसके बाद कूलाम्स लॉ फटाफट से चालू हो जाता है, और नारायणा में सीधा कूलाम्स लॉ चालू होता है, पहले दिन में ही नंबर आ जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है आप पढ़ाते कैसे, हमें बोर्ड को भी कवर करना है 100%, और आपकी जेई नीट को भी कवर करना है 100%। ओके बेटे, कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो ऐसा पढ़ना है बेटा, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या सीक्वेंस क्या रहेगा चैप्टर्स का वो बता देता हूँ। पहले 3 लेक्चर की पीडीएफ एक साथ भेजूंगा। पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, डिफाइन कैसे करते हैं, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो कैसे डिफाइन करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ेंगे, चार्जिंग मेथड्स जिसमें कंडक्शन, फ्रिक्शन और इंडक्शन, इन तीनों को आखिरी 3rd लेक्चर में पढ़ेंगे हम। उसके बाद गोल्ड लीप इलेक्ट्रोस्कोप आता है, और हर टॉपिक के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल भी छोटे छोटे टॉपिकों में भी हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है बेटे। पहली क्लास से ध्यान रखना हो। क्लास प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, इसमें क्या करते हैं, हर लेक्चर के अंदर एक सीपीपी सॉल्व होती है। जैसे इन 3 लेक्चर में बेसिक फंडामेंटल है तो ज़्यादा बड़े क्वेश्चन तो बनते नहीं है, फिर भी हम 10 क्वेश्चन की एक सीपीपी इसमें सॉल्व करेंगे, और 5 से 6 क्वेश्चन क्या करेंगे इसमें, एडवांस प्रैक्टिस बनाएंगे। मतलब फंडामेंटल पे भी 11th को यूज करके क्या बनाएंगे हम, एपीपी बनाएंगे। आ गया समझ में? तो यहाँ तक तो सबको पढ़ना है, 1.5 तक सीपीपी तक। ये एपीपी जो बच्चा पढ़ेगा उसके लिए फायदा, ही जेई के लिए पढ़ाई जाती है, जेई एडवांस के लिए। आ गया समझ में? सीपीपी तक सबको घर पे काम करना है। ओके बेटे, ये वाइट पेपर में प्रिंट भी निकलेंगे, आज नहीं लिखना है, कल से मैं सारे शॉर्ट नोट्स लिखवाऊंगा, ये पीडीएफ एज इट इज आपके पास पहुंच जाएगी। ओके, 2 रजिस्टर बनाने हैं, एक क्लास का, उसमें सिर्फ क्लास का वर्क होगा, उसमें आपकी कमियां लिखेंगे सारे, और शॉर्ट नोट्स बनाएंगे साथ में ही। और एक घर पे होगा जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस करोगे, नोट्स लिखने नहीं है, नोट्स की प्रैक्टिस करनी है। आ गया समझ में? टाइम अलग है, आज ऑनलाइन का जमाना है बेटा, इसलिए बोल रहा हूँ। आज साल भर नहीं लगती तैयारी करने में, 1 साल में जो बच्चा तैयारी करता है 2 महीने में कंप्लीट कर सकता है ऑनलाइन से। आ गया समझ में? हमें भी उस सिस्टम को यूज करना पड़ेगा, ध्यान रखना। आज ये देखना है कि मुझे 100% समझ में आया या नहीं आया। ओके बेटे, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है। जब तक मैं नहीं पढ़ाऊं पीपीटी, जो फालतू की चीज़ें वो मैंने पहले ही लिख रखी हैं, आ गया है समझ में, उन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले बताएगी निधि, बताएगी बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब है। बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। दिख रहा है क्या बेटे? ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का इनिशियल पार्ट है, देखते हैं अभी। इलेक्ट्रो 2 पार्ट से मिलके बना हुआ है, एक तो इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बेटे? इलेक्ट्रो का मतलब कभी भी जब भी सुनेंगे क्या होता है बेटे? इलेक्ट्रॉन। आप बताओ बेटा युधिष्ठ, यहां से नहीं बोलना है, बोल के अपने दिमाग से बोलना है जो आता है।
स्टेशनरी, राइट। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रो जब भी आ जाता है ना, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन भी आता है इसी में, मतलब चार्जेस से एसोसिएट चीजें होती हैं। इलेक्ट्रो मीन्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक चार्जेस, किसके अंदर पड़ी जाती है बेटे? इलेक्ट्रो। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? वही चार्जेस की स्टडी करते हैं ना, इलेक्ट्रिक सेल वगैरह बनाते हैं, केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती हैं उसके अंदर, वो सब पढ़ते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक चार्जेस, और स्टैटिक्स का मतलब होता है बेटे स्टेशनरी और एट रेस्ट। जैसे 11 में पढ़ा होगा आपने फ्लूइड स्टैटिक्स, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जिसमें पास्कल लॉ पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ना, वाइंसी पढ़ते हैं, ये सब कहाँ पे आती है? ये फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर आती है। फिर फ्लूइड डायनेमिक्स आ जाती थी, बर्नौली थ्योरम जो 11 में पास होने के लिए पढ़ते थे हम, प्रूफ आता था उसका, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये सब पढ़ते हैं डायनेमिक्स के अंदर। क्लियर है बेटे? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद चार्जेज, ये चार्ज लिखा हुआ है बेटे ना, विद डील चार्जेज एंड इट्स प्रॉपर्टीज व्हेन चार्जेज आर एट रेस्ट। तो ध्यान रखना, हम जब भी चार्ज की स्टडी करेंगे या इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टडी करेंगे, चार्ज को मूव नहीं करने देना है। आ गया समझ में? क्योंकि चार्ज मूव करते ही कंसेप्ट बदल जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में समझ आ गया? तो आपके फिजिक्स के पहले 2 चैप्टर किसके हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर है। ओके, उसके बाद 3rd चैप्टर से जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू होती है, ओम्स लॉ वगैरह, वो आपकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चालू हो जाती है, उसमें मूविंग चार्ज स्टार्ट हो जाते हैं। ओके जी, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसका क्या मतलब होता है? ये 2 पार्ट से मिलकर बनी, इलेक्ट्रो प्लस डायनेमिक्स। वही इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया बेटे? एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक चार्जेस। और डायनेमिक्स मीन क्या होता है बेटा? डायनेमिक्स तो पढ़ चुके हो, मोशन की स्टडी करते हैं, फोर्स वगैरह ये सब आते हैं कि नहीं आते? फोर्स आ गया, वर्क एनर्जी आ गई, इन मोशन। कहने का मतलब ये हुआ, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द डायनेमिक चार्जेस और चार्जेस इन मोशन। क्लियर है बेटे? यहाँ तक सब जानते हैं इस चीज को? बड़ी सिंपल सी चीज है ना बेटा। आगे बढ़े क्या? तो 3rd चैप्टर से डायनेमिक्स है, और पहले 2 चैप्टर हैं आपके, तो यूनिट 1 और 2 हैं, ये भी समझना है। यूनिट 1 यूनिट 2 किस में आती हैं? इलेक्ट्रो स्टैटिक्स का पार्ट है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं मैं। एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक चलेंगे हम। ओके जी, सीक्वेंस बोर्ड का भी देना है। और बाकी के जो चैप्टर्स हैं आपके यूनिट 3 के बाद में, 3, 4 डैश डैश आपके 8 लेक्चर तक किस में आती है बेटे? ये डायनेमिक्स के अंदर आती है पूरी बुक। आ गया समझ में? और सेकंड बुक फर्स्ट बुक के एप्लीकेशन के अंदर आते हैं। आगे बढ़े, ठीक है। देखें बेटा, निधि आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है बेटा? ठीक है। नेटवर्क इशू हो सकता है तो आपकी तरफ होगा, मेरी तरफ नहीं होगा, है ना। सबसे पहले बात करते हैं चार्ज क्या होता है। चलो युधिश बताएगा व्हाट इज चार्ज। यहां से देख के कुछ नहीं बताना है, वरना मैं पर्दा लगा दूंगा। आगे समझ में? बताइए व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है? वही है, मान लो डिफाइन चार्ज आ गया तो क्या लिखोगे? क्योंकि एक्चुअल में मान लो हम टीचर हुए, हमें किसी छोटे बच्चे को समझाना पड़ा, छोटे भाई बहन को, तो कैसे समझाओगे व्हाट इज चार्ज? देखो जानते सब हैं लेकिन निकलता नहीं है। सब जानते हैं चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब जानते हैं, लेकिन चार्ज को डिफाइन कैसे करते हैं? निधि बताएं बेटा व्हाट इज चार्ज। देखो सब कुछ जो भी चीजें भरी है ना, वो सब बाहर निकालनी है। आगे समझ में? तभी मजा आएगा पढ़ने में। 2B इंटरेक्टिव क्लासेज हैं, आप पीसी से पढ़ोगे तो आपको और भी मजा आएगा। पूरी स्क्रीन दिखेगी ना बड़ी, आगे टेबल पे लगा के वेब कैम लगवाना है बस, 2-4-5 हज़ार का, लाइफ टाइम काम, परमानेंट, मजा आएगा बहुत आपको। 2B कम्युनिकेशन, कोई भी डाउट भेजते हैं आप, सब कुछ यहीं, आप मुझे व्हाट्सअप भेज दो, सारा स्क्रीनशॉट लेके, फोटो खींच के, सारा डाउट यहीं क्लियर हो जाएंगे आपके। आगे समझ में? सब कुछ। चलो मैं समझाता हूँ। अब मैं बता रहा हूँ, कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, ध्यान रखना। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है चार्जेस आर एवरीवेयर। क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या? क्योंकि कुछ भी चीज पकड़, चल मैं मार्कर ही पकड़ लेता हूँ, ये मार्कर है। मार्कर किससे मिलके बना हुआ है बेटा? निधि
मार्कर किससे मिलके बना हुआ है? मार्कर एक बॉडी है बेटा, है कि नहीं? कोई भी बॉडी, एक जर्नल बॉडी है, कोई भी चीज पकड़ लो बॉडी तो होती है। बॉडी क्या होता है? एनीथिंग विच हैव मास, उसको बॉडी बोलते हैं। बॉडी में क्या पाए जाते हैं बेटे? बॉडी किससे मिलके बनी होती है? एटम से मिलके बनी होती है। बनी होती नहीं होती है? बॉडी एटम से मिलके बनी होती है बेटे। एटम में क्या होते हैं बताओ? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और सर्कल में क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। पक्का? इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ये क्या है बेटे? यही तो चार्ज पार्टिकल है, यही तो चार्ज है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर ही तो चार्ज होता है। तो अगर चार्ज पार्टिकल, या ये बोल सकते हैं मासेज, ये बॉडी के अंदर चार्ज होता है। अभी चार्ज की डेफिनेशन तो आएगी, धीरे धीरे बना रहा हूँ इसको मैं, राइट? ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बननी चाहिए कि इसको चार्ज बोलते हैं। ये तो चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो सर चार्ज क्या है? चलते हैं आगे बढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। ऑटोमेटिक आप ही जवाब देंगे, देखना। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, ये जानते हो आप, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। चार्ज ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद मास। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ही खत्म कर दूं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी खत्म है। फिर आगे समझ में, बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है, याद रखोगे। तो देखो एक बात बताओ, चार्ज ऑलवेज मतलब कंडीशन लगी, मस्ट हो गया तो ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद मास। और मास का क्या मतलब होता है बेटे? बॉडी। बॉडी का मतलब जिसका मास होता है वो बॉडी, या मास है मतलब बॉडी है। बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है। अगर हम मोबाइल को क्या कर दें, आग लगा दें, जला दें, तो क्या इसको चार्ज कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। आगे इसका मास खत्म कर दो, इसको बर्न कर दो, जला दो, इसको चार्ज स्टोर नहीं करा सकते हम। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? ध्यान रखना। तो विदाउट चार्ज मास पॉसिबल है। जब न्यूट्रॉन पे मास है, चार्ज नहीं है। अब तक मास पढ़ के आए हो 11th क्लास, मास तो होता है, लेकिन बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है। आगे समझ में स्टेटमेंट, ध्यान रखना बेटा। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी लाइक मास, जैसे आपने देखा होगा एक इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स होता है कि नहीं होता? प्रोटॉन का मास भी फिक्स होता है, सब जानते हैं। न्यूट्रॉन का मास भी फिक्स होता है। जनरली लोगों के दो कान होते हैं, 2 आँख होती है, 1 नाक होता है, होते हैं कि नहीं होते? 32 दांत होते हैं, जनरली यही होता है लोगों के। अब कईयों के एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं, कई बार 3 आँख हो जाए, यहाँ आ जाए शिव जी की, शिव शंकर जी के 3 आँख भी होती है। लेकिन जनरली प्रॉपर्टी क्या है? वो इनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, 2 कान होते हैं, किसी को सिंगिंग आती है, किसी को डांसिंग आती है, किसी को कुछ नहीं आता, किसी को फिजिक्स आती है, किसी को फिजिक्स समझ में नहीं आती है। सबके क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है। आगे समझ में, जैसे हर बॉडी को एक लिमिट से ज़्यादा हम चार्ज प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसे बॉडी का मास फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन सब का, सोडियम प्लस इन सब का मास फिक्स होता है, सेम वैसे ही चार्ज भी फिक्स होता है। एक लिमिट से ज़्यादा आप चार्ज प्रोवाइड नहीं कर सकते। लिमिट से ज़्यादा चार्ज दिया तो बॉडी खत्म भी हो सकती है, जल भी सकती है। समझ आ गया बेटा? तो देखें, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब पर्सनल, इंटरनल। आगे समझ में, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी लाइक मास, जैसे हर बॉडी का मास फिक्स होता है, जो स्टैंडर्ड बॉडी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एल्फा पार्टिकल, इनका मास फिक्स होता है, सेम वैसे ही ऑलवेज एग्जिस्ट अलोंग विद द पार्टिकल्स। जैसे मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, वैसी चार्ज भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, प्योर प्रॉपर्टी होती है। आगे समझ में? जैसे एक बात बताओ, सोडियम क्या है बेटे? सोडियम एक एलिमेंट है तो बॉडी ही ना बेटा, ये नहीं है क्या? मास नहीं है क्या इसका? ये बॉडी ही है बेटे सोडियम। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2,8,1 होता है कि नहीं होता? बताओ, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब बताओ इसकी टेंडेंसी क्या होती है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है कि नहीं होती है? ठीक है, चलो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ये तो न्यूट्रल बॉडी है ना, अभी तो अभी इससे मास है, अभी इस पे चार्ज नहीं है। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, तो नेट चार्ज कितना है इसमें? 0 है। जैसे ही मैं इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं तो क्या बन जाएगा बेटे? ये सोडियम प्लस बन जाता है, दैट इज द सोडियम आयन बन गया। इसी को चार्ज्ड बॉडी बोला जाता है। आगे समझ में? क्या हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल सकते हैं क्या इसमें से? निकाल सकते हैं। निकालोगे तो इसका ऑक्टेट जो बना था वो और खराब नहीं हो जाएगा?
2,8 है, अगर एक निकालेंगे निकालने देगा या आसानी से? नहीं निकालने देगा। इसकी टेंडेंसी एक चार्ज लेने की, +1 चार्ज लेने की टेंडेंसी है। आ गया समझ में? ये अपनी मर्जी से इतना ही लेगा कि सर मैं हाथों को घिस के बॉडी को चार्ज करते हैं, सर जोर से घिस दूं तो क्या होगा? हाथ जल जाएंगे। एक लिमिट से ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकते। सर कॉम्प इस टाइप से कंगा घिसते हैं चार्ज हो जाता है। सर बहुत तेज घिस देंगे तो क्या होगा? खोपड़ी फट जाएगी ना कंगे से। समझ आया कि नहीं आया? कंगा टूट जाएगा, बाल टूट जाएंगे। मतलब बॉडी क्या हो जाएगी? बर्न कर जाएगी। आप हाथ को घिसो, हाथ चार्ज होता है, फ्रिक्शन से होता है कि नहीं होता? और ज़्यादा तेज गंगे स्पार्किंग नहीं होगी हाथों में, आग लग जाएगी हाथों में। समझ आया कि नहीं आया? एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज दोगे तो बॉडी खत्म हो जाएगी। आ गया समझ में? ध्यान रखना, जैसे मास या कैपेसिटी होती है किसी भी बॉडी की, जैसे इस ग्लास के अंदर मान लो 50 ml या 100 ml कोल्ड ड्रिंक्स आती है, 100 ml से ज़्यादा भरोगे तो क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगी। नहीं है समझ में? बैटरी में 100% चार्ज आता है, ज़्यादा चार्ज करोगे तो बैटरी फूल जाएगी कुछ टाइम में। एक साथ फर्क नहीं पड़ता है। मान लो मैंने ड्रिंक की और पहले दिन ही कैंसर हो गया तो कोई पिएगा? मैंने सिगरेट पी, दूसरे दिन ही कैंसर हो गया, कोई पिएगा? धीरे धीरे इफेक्ट होता है। आ गया समझ में? जब भी बॉडी से चार्ज निकलता है या कोई चार्ज का इफेक्ट, एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं उसको, तो बॉडी धीरे धीरे उसको डिके होना स्टार्ट होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन इसके एग्जाम्पल है। आपने पढ़ा होगा लोहे को जब ऑक्सीजन और पानी के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन वहां से निकलना स्टार्ट करते हैं। जानते हो? इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीजन कांटेक्ट में आई तो इलेक्ट्रॉन निकले, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ऐसे थोड़ी एक दिन में पानी में डाला और जंग लग गई, एक दिन में लग जाती है क्या? आपने उसको पानी में डाला, 6 महीने बाद देखो धीरे एक इलेक्ट्रॉन का मास, बहुत कम मास होता है, लेकिन 6 महीने बाद देखना वो पाइप ही गायब हो जाएगा लोहे का। कहाँ गया? एक इलेक्ट्रॉन निकल के पूरा पाइप ही खत्म हो गया। आ गया समझ में? लॉन्ग टर्म में इन सब चीज़ों का इफेक्ट देखने को मिलता है। एक दिन पूरे रात में पूरे मोबाइल को लगा दो, मोबाइल को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेली लगा रहे हो, बैटरी फूल जाएगी आपकी एक दिन। नहीं समझे मेरी बात? होता है कि नहीं होता? लॉन्ग टर्म में एक दिन थोड़ी होता है, क्योंकि वो मास बहुत, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है बहुत कम होता है। आ गया समझ में? तो ध्यान रखना, अगर आपने इससे ज़्यादा निकाला तो इसका डिस्टर्ब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये खराब हो जाएगी, सोडियम प्लस नहीं रहेगी, कुछ और ही बन जाएगा फिर। आ गया समझ में बेटा? लोहे पे जब जंग लग गई, लोहा थोड़ी रहा, वो तो रस्ट बन गई, तो अलग ही चीज़ बन गया कुछ, वो कोई काम नहीं आना, वो तो गंदगी बन गई। क्लियर है यहाँ तक? तो चार्जेस आर एवरीवेयर, चार्ज ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद मास। ध्यान रखना बेटे, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी लाइक मास ऑलवेज एग्जिस्ट अलोंग विद द पार्टिकल्स। पार्टिकल मतलब मास होगा तो ही चार्ज होगा, और एक लिमिट से ज़्यादा बॉडी को चार्ज नहीं दे सकते। आगे पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, किसी भी कंटेनर की वॉल्यूम कंटेन करने को क्या बोलते हैं? उसकी कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे किसी भी कंडक्टर की या किसी बॉडी की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी कहलाती कैपेसिटेंस। क्या कहलाती है? कैपेसिटेंस कहलाती है। आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़े क्या? ठीक है, चलो भाई, ये तो समझ में आ गया। किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं या इलेक्ट्रॉन डालने पड़ते हैं, ऐसा ही है ना? अभी चार्ज की डेफिनेशन नहीं आई है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या देखा गया बेटा? सबसे पहले मैटर और बॉडी की बात कर लेते हैं, बिल्कुल फंडामेंटल से पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। और युधिष्ठ नाम है ना आपका, ऐसी वर्मा तभी सॉल्व होगी, ध्यान रखना, जब फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होंगे। ठीक है? मैटर और बॉडी, एनीथिंग विच हैव मास। आपके सर जो हैं आशीष अरोड़ा सर, आप जानते होंगे, मेरे सर हैं वो, हैं? आपको वही फीलिंग आएगी, देखना आप। ठीक है? एनीथिंग विच हैव मास क्या कहलाता है बेटा? बॉडी कहलाती है। पक्का? बॉडी में क्या होती है बेटा? बॉडी कंसिस्ट ऑफ, या कोई भी मैटर और बॉडी होती है, मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स। एटम में क्या पाए जाते हैं बेटे बताओ? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। यही पाया, यही तो बताया था। सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखना, ध्यान रखना। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्लियर है? और इलेक्ट्रॉन्स विच आर लूजली बाउंडेड बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। जानते हैं बेटा? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स होता है बेटे? इलेक्ट्रिक फोर्स होता है।
और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं विच आर स्ट्रांगली बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर फोर्स। ये भी जानते हो दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स कौन सा है बताओ? न्यूक्लियर फोर्स। मान लो देखो किसी भी बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, ऐसा ही है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस ही चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस ही चार्ज होता है, इसलिए न्यूट्रल होती है बॉडी, ऐसा ही है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज, एक प्रोटॉन निकाल देंगे तो बॉडी नेगेटिव चार्ज। लेकिन प्रोटॉन कभी नहीं निकाले जाते, बॉडी का डिके हो जाता है तभी प्रोटॉन निकलते, वरना प्रोटॉन नहीं निकलते। क्यों बताओ? क्योंकि वो स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं। तो जब भी हम बॉडी को चार्ज करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं या इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करने पड़ते हैं। आ गया है समझ में? तो ये मान लो जैसे अमीरी क्या होती है, जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है वो अमीर होता है, और उस आदमी की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? अमीरी कहलाती है। पैसे की कमी क्या कहलाती है? गरीबी। अब गरीबी को फिजिकल बॉडी थोड़ी है, ये प्रॉपर्टी है एक इंसान की। जो कपड़े फटे पहनता है वो गरीब, जो बढ़िया पहनता है वो अमीर। समझ रहे मेरी बात? वैसा ही सीन है। तो वैसा ही सीन क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी क्या कहलाती है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की एक्सेस क्या कहलाती है? नेगेटिव चार्ज। आगे समझ में नहीं आया? ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और एक्सेस क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। समझ आया डेफिनेशन कि नहीं आई? ये तो 10वीं क्लास की डेफिनेशन है। तो ये समझ आ गया बेटे, किसी भी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, ना कि प्रोटॉन। न्यूट्रॉन निकालने से कोई मतलब नहीं होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। इधर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाते रहते हैं, सब जानते हैं इसको। क्लियर है बेटे? मैटर और बॉडी में से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, अभी आ रही है बेटा आवाज? हाँ, पता नहीं कैसे माइक बंद हो गया। तो देखो किसी भी मैटर बॉडी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, हमें उसको चार्ज करना है, या तो इलेक्ट्रॉन निकालो या इलेक्ट्रॉन डालो। बॉडी क्या हो जाती है बेटे? बॉडी आपकी चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। आगे समझ में कि नहीं आया? ठीक है, चलो जैसे मान लेते हैं सोडियम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, इसकी टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन लूज करे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, यही होती है ना बेटा? एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बन गया बेटे? सोडियम प्लस। क्लोरीन की टेंडेंसी होती है क्या? एक इलेक्ट्रॉन ले, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है बेटा? 2,8,7 होता है कि नहीं होता? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो क्या बन गया बेटे? ये Cl माइनस बन गया। क्या आपको समझ आया कि नहीं आया? एक बात बताओ, NaCl में कोई फोर्स नहीं थे पहले, ये न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल, आपस में चिपक ही नहीं सकते। जैसे ही इनमें से इलेक्ट्रॉन निकाले, इसमें इलेक्ट्रॉन डाले, ये आपस में क्या हो गए? आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आगे कि नहीं आगे हो? तो बेटा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब बॉडी पे चार्ज आता है उस बॉडी की प्रॉपर्टी बदल जाती है। आगे समझ में कि नहीं आई? समझ आया कि नहीं आया? युधिष्ठ जब बीटेक कर लेगा तो युधिष्ठ का नाम इंजीनियर युधिष्ठ हो जाएगा। आगे समझ में? एक नाम बदल जाएगा, समझे? निधि जब MBBS कर लेगी तो डॉक्टर निधि कहलाएगी, निधि थोड़ी कहलाएगी। कोई नॉर्मल निधि कहेगा अच्छा। क्या बेटा? अच्छा 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 यार बेटा, मेरे को यही दिख रहा है यहाँ पे। और युधिष्ठ आपका तो सही है ना? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो मम्मी डॉक्टर बन जाएंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम बेटा आपका? देवांशी। हाँ, अब देखो मैंने आपसे पूछा था ये निधि नाम किसका आ रहा है। चलो कोई बात नहीं ना, देवांशी नाम है ना? ठीक है। 2,8,4 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जैसे चार्ज दिया, इलेक्ट्रॉन चेंज किए, मैंने निकाले डाले, ये आपस में अट्रैक्ट करने स्टार्ट कर दे तो नमक बन जाता नहीं बन जाता? तो नए प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ कि नहीं? चार्ज बहुत काम की चीज़ हुई कि नहीं हुई बताओ? क्या हम आगे बढ़े? अब बेसिक चीज़ समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब देखो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी,
जैसे अर्थ क्या है, अर्थ एक बॉडी है, मास है। अर्थ के आसपास क्या होती है, एक फील्ड होता है, उसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या वो इमेजिनरी है या रियल है? इमेजिनरी है। ग्रेविटेशनल फील्ड इमेजिनरी है रियल है, बताओ। रियल है। छत से गिरते हैं तो हमारे लग जाती है ना, नीचे ही क्यों खींचते, ऊपर क्यों नहीं खींचता कोई, नीचे ही खींचते हैं। भूत वगैरह खींचते हैं पिक्चरों में ऊपर बस, बाकी तो नीचे गिरते हैं सब, ऐसा ही है ना। नीचे ही क्यों गिरते हैं, क्योंकि ग्रेविटी खींचती, बेटे वो हमें दिखाई नहीं देती है। आ गया समझ में? आ गया। वो एक्चुअल में जैसे मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखाई नहीं देता, क्या होता नहीं है, क्या होता है, हमें दिखाई नहीं देता। जो दिखाई नहीं देते वही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उन्हीं को समझना होता है। इलेक्ट्रॉन कौन सा दिखे जाता है हमें, हैं? WBC RBC कौन सी ब्लड में देखी जाती है, देखना पड़ता है ना उनको किसी और तरीके से, नहीं समझे? हाँ, अगर उनको नहीं देखे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। सब कुछ देखने के तरीके हैं। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, कैसे देखेंगे सर? सॉकेट में हाथ डाल दो, करंट लगेगा, भगवान के पास पहुंचा देगा 1 मिनट में, है ना खतरनाक? हाँ, तो ध्यान रखना, फील कर सकते हैं इनको, और इनके देखने के तरीके भी बहुत होते हैं। हम अभी नॉर्मल नहीं देख सकते, आगे तो ना देखना हमें अभी, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड तीनों रियल होते हैं। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए फील्ड लाइन का यूज करते हैं, वो इमेजनरी होती है। फील्ड लाइन इमेजनरी होती है, आगे समझ में? ध्यान रखें। तो ये सब कुछ क्या होते हैं बेटे, रियल में होते हैं। जैसे अर्थ एक मास है, मास न्यूट्रल है, अर्थ तो न्यूट्रल मास हो गया, मास के आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। मून के आसपास, मून भी एक मास है, बॉडी है, उसके आसपास भी मून की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। सन के आसपास सन की ग्रेविटी होती है। मैं भी एक मास हूँ, मेरे आसपास भी ग्रेविटी होती है। आप भी मास है, आपके पास भी ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, लेकिन वो बहुत वीक फील्ड होता है। आगे समझ, वरना हम सब आपस चिपक चिपक के चल रहे होते सब। बहुत दुनिया का सबसे कमजोर फील्ड कौन सा है, ग्रेविटेशनल फील्ड। आगे समझ में, ये भी ध्यान रखना। चलो, तो देखो बेटा क्या देखा गया, जैसे किसी मास के आसपास एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, सेम वैसे ही चार्ज्ड बॉडी के आसपास एक फील्ड पाया जाता है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है? आ गया समझ में? जब किसी बॉडी को चार्ज दिया जाता है इलेक्ट्रॉन निकाल के या डाल के, तो क्या देखा गया, वो बॉडी, चार्ज बॉडी अपने चारों तरफ 3 फील्ड पैदा कर सकती है। कौन कौन से देखते हैं भाई। जब किसी बॉडी को, अब इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन आ रही, ध्यान रखना, एक्चुअल वाली, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। चार्ज मैटर और बॉडी में से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या ऐड करते हैं तो बॉडी का नाम बदल गया, क्या नाम हो गया, चार्ज्ड बॉडी। क्या देखा गया कि चार्ज बॉडी है तो इसका मास भी होगा कि नहीं होगा, बताओ बेटे। अब चार्ज बॉडी है तो मास तो होगा ना, इसके आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड तो हमेशा ही होगा। जब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड को नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि वो वीक फील्ड होता है। आगे समझ में? ओके, ये ध्यान रखना, जब वो बोले क्वेश्चन में ग्रेविटेशन को भी यूज करना है तभी करना है, वरना नहीं करना। ओके जी, क्वेश्चन में बोल देगा अपने आप। तो चार्ज बॉडी के आसपास क्या देखा गया, वो बॉडी क्या करती है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली जनरेट करती है। आगे समझ पहला कंसेप्ट। चार्ज बॉडी को आसपास देखा गया कि वेक्टर ई ओनली पैदा करती है भाई अपने आसपास। ओके, या तो चार्ज बॉडी क्या पैदा करेगी, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या पैदा करती है बेटे, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ बट नो रेडिएशन, ये दूसरा पॉइंट आ गया आपका। जब बॉडी को चार्ज देते हैं तो बॉडी इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों फील्ड पैदा करती है, लेकिन एनर्जी जनरेट नहीं करती है। तो कौन कौन से फील्ड आ गए बेटे, वेक्टर ई प्लस वेक्टर बी दोनों। आ गया समझ में? या क्या कर सकती है बॉडी, या तीसरा कंसेप्ट कर सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करती है, एंड ऑल्सो रेडिएट एनर्जी। इसमें तीनों चीज आती हैं, तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक प्लस
मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी आती है डेल्टा ई एरो मतलब एनर्जी। इन तीनों के कॉम्बिनेशन का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो आपकी यूनिट नंबर 8 है। आ गया समझ में? एनसीईआरटी में क्या पढ़ेंगे? 8वीं आखिरी चैप्टर है इस बुक का। तो समझ आ गया आपको कहानी? तो सुनो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी पैदा होती है, जिससे हम अभी बात कर रहे हैं, जिससे कम्युनिकेशन काम कर रहा है, जिससे मोबाइल काम कर रहा है, रेडियो वेव, एक्सरे, गामा रे, ये सब यहाँ से बॉडी पैदा करती है जब चार्ज देते हैं तभी। आ गया समझ में? इसी से एक्सरे करते हो आप, इसी से एमआरआई करते हो आप, सारी मशीन मेडिकल में इसी से चलती हैं। आगे सारे फ़ोन इसी से चल रहे हैं। क्लियर है? तो बताओ तीसरा केस मोबाइल वाला हुआ कि नहीं हुआ? ये रेडिएट करता है कि नहीं करता? ये हार्मफुल है कि नहीं बताओ? ये भी रेडिएट करता है नहीं करता? ये तीसरा वाला केस है, आखिरी चैप्टर। क्लियर है बेटे? तो देखो चार्ज की टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है। द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी कैन प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ विदाउट रेडिएशन, और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड and also radiate energy in the form of electromagnetic wave। आ गया है समझ में? अब दिव्यांशी, दिव्यांशी सही है बेटा नाम? दिव्यांशी, देवांशी, हाँ याद हो जाएगा मेरे को, है ना? देवांशी बोल रही है सब बताओ कब ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगी बॉडी? यही तो कंसेप्ट होता है बेटा, यहीं से स्टार्ट होता है। कब इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों फील्ड पैदा करेगी सर? और कब ईएम वेव जनरेट करेगी? ये चीज बताइए मेरे को। ठीक है, यही पता करना चाहिए ना, तीनों में से कोई भी हो सकता है। बेटा वीडियो ऑफ नहीं करें, वीडियो ऑफ अलाउ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पीछे आ जाए कोई, ठीक है ना? कब ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कब इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों होंगे, और कब ईएम वेव होगी, ये बताइए सर। आ जाए पढ़ते हैं अब। पहला कंसेप्ट क्या है? एक बोर्ड में लिखने वाले डेफिनेशन। पिछली डेफिनेशन समझ में आ गई? याद भी हो रही है ना क्लास में ही, घर जाकर पढ़ना पड़ेगा। जो क्लास में समझ में आ जाएगा वही परमानेंट है, ध्यान रखना, घर पे प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखेंगे आप। चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर, मैटर मतलब वही मास, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ये भी सही बात है। वो टेक्निकल, ये लैंग्वेज में लिखी हुई है, टेक्निकल तो मैंने बताई थी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर कब ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ये बताओ। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? चार्ज एट रेस्ट। एक बात होता है, चार्ज है, चार्ज को बेटे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू से। चार्ज अगर है मतलब चार्ज तो है बॉडी पे, चार्ज है तो बेटे मास भी होगा कि नहीं होगा बताओ? और जब मास होता है वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड भी होता है कि नहीं होता? जब जब चार्ज की बात आए समझ लेना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही आएगा। तो पहले चैप्टर का नाम यही तो है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, नहीं है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ोगे उसमें आप। चार्ज है तो चार्ज है, बॉडी है, बॉडी है तो मास है, मास है तो इसमें ग्रेविटेशन फील्ड भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा। तो चार्ज एट रेस्ट मतलब चार्ज बॉडी अगर रेस्ट पर है प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। आ गया समझ में? तो हमेशा ध्यान रखना, रेस्ट चार्ज अगर है, रेस्ट चार्ज का मतलब क्या है बेटे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी नहीं करते हैं। आ गया समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक फील्ड और आएगा, ग्रेविटेशन, वो दे रखा हो क्वेश्चन में तो टिक मारेंगे वरना नहीं मारेंगे। आ गया समझ में? तो पहले दो चैप्टर में चार्ज चलेगा ही नहीं, चलेगा नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा कोई दूसरा फील्ड पढ़ना ही नहीं है। ग्रेविटी बीच बीच में काम आएगी जो लेवल में पढ़ चुके हैं हम। आगे बढ़े क्या? दूसरा पॉइंट देखो गौर से बेटा, ये क्लास मैंने पढ़ा दी है वैसे बच्चों को, है ना? उसमें 7th लेक्चर चल रहा है, आप 6 लेक्चर पीछे हैं अभी, वो कवर कराने पड़ेंगे आपको। नंबर 2, चार्ज इन मोशन। मोशन कैसी बेटे? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन ऐसी मोशन होती है किसी भी चार्ज बॉडी की जिसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों ही कांस्टेंट हो। क्या कहलाती है बेटे? दिव्यांशी, दिव्यांश सही बोला हूँ अभी? हाँ, चार्ज इन मोशन। मोशन कैसी? यूनिफॉर्म मोशन।
जिसमें ना तो स्पीड बदलती हो ना वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती हो, क्या कहलाती है? यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। आ गया समझ में? अगर चार्ज बॉडी का एक्सीलरेशन 0 है तो हमेशा याद रखना बेटे वह इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों फील्ड जनरेट होते हैं, एनर्जी रेडिएट नहीं होती है। अब ये फील्ड दिखाई तो देते नहीं है, तो ऐसे ऐसे बना बना के दिखा सकते हैं हम, आइजन बनाने की जरूरत नहीं है, समझ लो बस। आगे समझ में? तीसरा केस क्या होगा सर? तीसरा, एक्सीलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस। अब एक्सीलरेटेड आ गए या डी एक्सीलरेटेड, या तो स्पीड अप होगी या स्पीड डाउन हो रही होगी चार्ज पार्टिकल की, या उसकी डायरेक्शन बदल रही होगी। पक्का? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गई कि नहीं हो गई? एक्सीलरेटेड और डी एक्सीलरेटेड charges both produces both electric and magnetic field also radiate energy। आ गया समझ में? अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है कोई चार्ज पार्टिकल तो हमेशा याद रखना बेटे एक्सीलरेशन को चेक करना है। अगर चार्ज पार्टिकल का एक्सीलरेशन 0 है तो ओनली इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों फील्ड आएंगे। अब सर एक बात बताओ, जब चार्ज चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों आता है, ये बताओ, समझो मेरी बात। चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा कंफर्म है। चार्ज चल रहा है, चार्ज कहाँ चलता है? रोड पे, कंडक्टिंग बॉडी में। कहाँ? अरे यहाँ करंट आती है, करंट, चार्ज चलेगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा कहाँ? वायर के अंदर। तो वायर में क्या आएगी? करंट आएगी। और करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। पढ़ चुके हो 10th क्लास में? डायनेमिक्स आ गई ना वो तो मैग्नेटिज्म कहाँ पढ़ा जाता है? डायनेमिक्स के अंदर पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं पढ़ा जाता। लेकिन पहले 8 चैप्टर का फंडामेंटल ठीक कर रहे हैं। चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, चल रहा है वायर में तो करंट आएगी, करंट की वजह से क्या होता है? फील्ड पैदा होता है, इसका नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड। ओके बेटे, तो दूसरा फील्ड भी यहाँ पर जनरेट होता है। आगे समझ में नहीं आया बेटा? डिटेल में आगे पढ़ेंगे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है गॉस लॉ में, है कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, इसको एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे इन सब की। तीसरा, एक्सीलरेटेड और डी एक्सीलरेटेड चार्ज या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब चार्ज होता है प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो रेडिएट एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे प्लस मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी आती है बेटे, आगे पढ़ेंगे इसको। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? अब ये ऐसे निकलती शाइनिंग करके दिखा रखा है, लेकिन दिखता थोड़ी है हमें फील्ड या एनर्जी। अब हमें रेडिएशन दिख रही है कि मोबाइल से जो निकल रही है? नहीं दिख रही। हम MRI वगैरह कराते हैं, CT स्कैन कराते हैं, पता चलता है क्या हो रहा है? हम तो घुस के अंदर आ जाते हैं, वापस से CT स्कैन हो जाती है, पता थोड़ी चलता है। समझ आया नहीं आया? बस क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने क्या पढ़ाया है बेटा? ये पढ़ाया है, समझें, चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, यही कंसेप्ट पढ़ाया है। पहला क्या था? वेक्टर V, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर, स्पीड नहीं बोल रहा हूँ, वेलोसिटी अगर 0 है दैट इज एट रेस्ट, चार्ज को प्लस क्यू या माइनस क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। पक्का? दूसरा क्या पॉइंट है बेटे? वेक्टर V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब वेलोसिटी बदल नहीं रही है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया? 0। क्या पैदा करेगा? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ बट नो रेडिएशन। ठीक है। तीसरा क्या है बेटे बताओ? पहली क्लास बहुत हल्की क्लास रहेगी हमारी, उसके बाद अगली क्लास बहुत तेज होगी, समझे? स्पीड बढ़ाएंगे फिर। वेक्टर V इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, हमें पहली क्लास ये सीखना है कि पढ़ना कैसे है, पढ़ेंगे तो आगे। वेक्टर V इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट मतलब टाइम वेराइंग फील्ड है, अगर मतलब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। पक्का? उस केस में क्या आएगी? इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक प्लस एनर्जी आएगी। पक्का? कोई पूछे कि सर एक बात बताओ यहाँ एनर्जी क्यों नहीं आई जब ये यूनिफॉर्म मोशन में था, पूछ सकता है ना? सर ये बताओ यहाँ एनर्जी क्यों आई, ये भी पूछ सकते हैं कि जब भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है तो एनर्जी क्यों रेडिएट होती है। इसका एक्चुअल में आंसर तो कहाँ मिलेगा? EM वेव में मिलेगा, लेकिन मैं जवाब दे देता हूँ यहीं पे। आ गया समझ में? बेटे ध्यान रखना, जब एक्सीलरेशन 0 होता है पार्टिकल का तो उससे पैदा होने वाले इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कभी भी वेव जनरेट नहीं करते हैं।
8वें चैप्टर में पढ़ोगे। और यहाँ जब एक्सीलरेशन होता है चार्ज पार्टिकल का, एक्सीलरेशन के साथ चार्ज पार्टिकल चलता है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा होते हैं, वो दोनों ही फील्ड जो होते हैं E इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम होते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ टाइम होते हैं। जब टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं आपस में कपल्ड हो जाते हैं और एक वेव जनरेट करते हैं, उसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आ गया समझ में? तो अभी फिलहाल यही याद रखेंगे, यहाँ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं जो एनर्जी पैदा नहीं करते हैं, और टाइम के साथ वेरी करने वाले इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं जो एनर्जी पैदा करते हैं, ईएम वेव बनाते हैं। आ गया समझ में? दूसरा तरीका और बताता हूँ, मैकेनिक्स से इसका आंसर देता हूँ। जब चार्ज का एक्सीलरेशन 0 होता है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, यही है। जब बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, नेट एक्सीलरेशन 0 है, तो बॉडी पर नेट फोर्स भी कितना होगा बेटे बताओ? 0, सब जानते हैं। बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो बॉडी पे टोटल वर्क डन कितना होगा? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस 0 होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा होगा, WET, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक भी क्या हो गया? 0। बॉडी के पास सिर्फ काइनेटिक थी, रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं हम। कोई भी चार्ज पार्टिकल एक रिजिड बॉडी होता है, आगे समझ में, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा तो इनिशियल इक्वल टू क्या है बेटा? उसकी फाइनल है। जब इनिशियल फाइनल बराबर है तो कोई रेडिएशन हो रही है क्या? नहीं रेडिएट हो रही। सिंपल सा एग्जांपल समझ आ गया, मैकेनिक्स ने आंसर दे दिया। अगला, जब एक्सीलरेशन 0 ना हो तो एफ नेट भी 0 नहीं होगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज भी 0 नहीं होगा। अससन रीजनिंग ध्यान रखना, बोर्ड वाली छोटी छोटी, ठीक है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक भी 0 नहीं होगा। तो के इनिशियल इज नॉट इक्वल टू के फाइनल। इनिशियल फाइनल काइनेटिक बराबर नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एनर्जी रेडिएट हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। क्या आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया? मैंने सिर्फ और सिर्फ चार्ज की डेफिनेशन समझाई है अभी, लेकिन आज इस पे अब क्वेश्चन कराऊंगा, 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा। कितने भी लेवल का क्वेश्चन छोटे से टॉपिक पर भी बनाया जा सकता है, ध्यान रखना। अब इस छोटे से कंसेप्ट से मैं 11th को लपेटूंगा यहाँ पे, आगे समझ में? चलो क्वेश्चन समझ आ गया। रेस्ट चार्ज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटी तो हमेशा ही होती है, चार्ज पार्टिकल के साथ कोई मास होता है, ध्यान रखना। यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो ईएम वेव जनरेट नहीं करता है। तीसरा, यूनिफॉर्म या एक्सीलरेटेड और डी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल टाइम वेरिएबल, टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं, जो दोनों फील्ड मिलके क्या बनाती है? ईएम वेव बनाती है, मतलब एनर्जी रेडिएट करता है साथ में। समझ आ गया बेटे? यही कंसेप्ट है कि नहीं बताओ? नहीं आया समझ में? ठीक है, चलो फटाफट से बताइए। अब हम कुछ 4-5 क्वेश्चन करते हैं। अब सुनो मेरी बात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तरीका बता देता हूँ। 4 में से 1 करेक्ट है, 1 करेक्ट है। पहली बात तो वो करेक्ट क्यों है वो पता होना चाहिए, और बाकी 3 इनकरेक्ट क्यों है वो भी बताना है क्लास में। आगे समझ में? फटाफट से क्वेश्चन करें, 1 मिनट का टाइम है आपको। गलत भी बताना है, पहले 3 गलत क्यों हैं, जल्दी से। बताओ। सी, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, बाकी की 3 गलत क्यों हैं देखो समझाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक चार्ज है बेटा, पता चार्ज तो है नॉन जीरो, चार्ज है तो बेटा बॉडी भी होगी ना, मास के बिना चार्ज थोड़ी हो सकता है। तो इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड भी होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है तो नहीं मारेंगे टिक। और सब्जेक्टिव में लिखना हो तो लिख देंगे, क्या दिक्कत है? नहीं समझे? ठीक।
यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म का मतलब एक्सेलरेशन चेक कर लिया करो आप, तो एक्सेलरेशन जीरो तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा कंफर्म है, आगे समझ में, ये भी ध्यान रखना। तो देखो एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मूविंग चार्ज तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता ही करता है, आगे समझ में। तो ओनली वर्ड की वजह से गलत हो गया, अगर ये बोलता इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता तो सही था, लेकिन ओनली बोल दिया इसलिए गलत है, आगे समझ में। बारीकी से ऑब्जेक्टिव को देखना है, मल्टीपल करेक्ट गलत हो जाते हैं जेई में, ध्यान रखना, और मेडिकल में भी आते हैं। ए बी सी तीनों सही हैं, ए बी डी चारों सही हैं, समझे मेरी बात ऐसे। एंड मैग्नेटिक फील्ड ओनली, क्या कोई चार्ज बॉडी ओनली मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकती है? कभी नहीं कर सकती, चार्ज है तो, आगे समझ में। हाँ न्यूट्रल तो कर सकती है, क्योंकि मैग्नेट न्यूट्रल होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर, लेकिन चार्ज बॉडी कभी भी ओनली मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं कर सकती। तो इस ओनली की वजह से गलत हो गया, आगे समझ में कि नहीं आई। नाइदर इलेक्ट्रिक नॉर मैग्नेटिक, ये तो तब होता जब ये चार्ज ही नहीं होता, न्यूट्रॉन मूव करता है नो यूनिफॉर्म, तो आंसर क्या होता? डी हो जाता। अब है ही नहीं वो, तो आंसर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटे? ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाफट से आंसर बताएंगे भाई। देखो क्लास में ही प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान रखना, ओके। बताइए ऑप्शन डी क्या लिखा हुआ है? एन एक्सेलरेटेड, मतलब ये, और डी एक्सेलरेटेड, ये आ गया नॉन जीरो, ठीक है ना। कितने भी धीरे धीरे, अभी ये बेसिक चल रहा है, लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का, पता चलेगा। एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस, ओनली वाला गलत है, मैग्नेटिक फील्ड भी गलत है। एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन आ गया तो लोकलाइज का मतलब वही होता है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट थोड़ी होगा, अभी तो वेरिएबल होंगे दोनों, ईएम वेव बनाएंगे कपल होके। वेरिएबल का मतलब यूनिफॉर्म तो होता है, ऐसा वेक्टर यूनिफॉर्म होता है, और जो ऐसे चेंज करे डायरेक्शन उसको बोलते हैं वेरिएबल वेक्टर, आगे समझ में, जिसकी डायरेक्शन बदलती हो, मैग्नीट्यूड बदलता हो। साइन फंक्शन की फॉर्म में होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा की फॉर्म में, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, वाई इक्वल ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसी फॉर्म में होते हैं, ये वेव की फॉर्म में होते हैं, आगे समझ में, वेरिएबल। तो ये लोकलाइज का मतलब होता है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, गलत है ना, या नॉन रेडिएटिंग, ये भी गलत। आंसर क्या हो गया बेटे? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट आर रेडिएटेड। एक बात बताओ, क्या यहां पर एक वेव और होती है, उसका नाम बताओ क्या है? यहां एक वेव और होती है, उसका नाम बताओ क्या है? वो तो है ही, एक वेव और होती है यहाँ पे जो हमेशा हमेशा के लिए पाई जाती है लोगों के साथ। मैं भाग रहा हूं तो भी मेरे पास भी होती है वो, आप भागेंगे तो आपके पास भी होती है, लेकिन चलेंगे तो ही होती है, बिना चले नहीं होती है। ये कोई वेव ही नहीं होती। डी ब्रॉगली वेव, क्या भूल गए? कोई भी मूविंग मास जब मोशन में होता है उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है, उसका नाम क्या होता है? मैटर वेव। मैटर मतलब मास के साथ एसोसिएट वेव, मूविंग मास के साथ, रेस्ट मास के साथ नहीं, मूविंग मास के साथ जो वेव होती है उसका नाम क्या होता है? मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव। उसका लैम्डा दी जाती है, लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी, याद है 11th क्लास? ये एटम में आएगी सेकंड बुक में, तो ध्यान रखना एच अपॉन एम वी, ये ध्यान रखेंगे बेटे। आ गया? अब वेलोसिटी जीरो कर दोगे तो इन्फिनिटी होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगी ना। तो रेस्ट चार्ज, अब देखो बॉडी चार्ज हो चाहे न्यूट्रल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बॉडी चलनी चाहिए। डी ब्रॉगली तो हमेशा मूविंग पार्टिकल के साथ होती है। इसके नीचे नोट लगा रखा है, देखो आप नोट लगा रहे होंगे ना, पहले लगा रखा है, सॉल्व करा दिया ना पहले ही आपसे पहले वाली क्लास में। ए नॉन जीरो ई प्लस बी प्लस डेल्टा ई एम वेव हो गई। डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव ऑल्सो लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी एच अपॉन एम वी फॉर मूविंग पार्टिकल्स। कि सर एच की वैल्यू लिखा दो, प्लैंक कांस्टेंट आगे आ जाएगी सब, ओके जी, सब आ जाएगा, समझने फोकस करेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, हाँ फटाफट से। ऑप्शन सी, सी। अब हो गया आपका -1। अगर मेंस का मेडिकल का क्वेश्चन है तो -1,
क्योंकि आपने स्पीड को देख लिया, वेलोसिटी को नहीं देखा। स्पीड नहीं बोला है मैंने, वेलोसिटी कांस्टेंट बोला है, वेक्टर ध्यान रखेंगे। जिगजैग पाथ पे कभी वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है क्या? एक्सीलरेशन जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, तो आंसर क्या है? डी। आगे समझ में? हो गई गलती? क्योंकि सबसे पहले तो ये देखो, ये जो अल्फा पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल होता है क्या? अल्फा पार्टिकल जानते हो He+2 को बोलते हैं, जिसका चार्ज प्रोटॉन से डबल और मास प्रोटॉन का 4 गुना होता है। ये भी मैंने लिखा रखा है 7वें लेक्चर में, सभी पार्टिकल्स के मास और चार्ज। ओके, आपके क्वेश्चन पूछा गया था अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, एनटीए ने पहली बार एग्जाम लिया था 2019 में मेडिकल का। हाँ बेटा, आपके अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो उसमें क्या बचा? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचे। आगे समझ में? ये था सीन उसमें, क्लियर है? न्यूक्लियस के अंदर बस 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स रहते हैं न्यूक्लियस में, बस ध्यान रखना। अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन तो हट जाते हैं तभी वो अल्फा बनता है। तो अल्फा पार्टिकल चार्ज तो है, वो जिगजैग पाथ पर चल रहा है। बेटे जिगजैग पाथ पर ध्यान रखना, कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। आगे समझ में? इस पॉइंट पर क्या होती है? टेंजेंशियल डायरेक्शन वेलोसिटी निकालते हैं, ये तो पता होगा आपको कि नहीं पता? बताओ। यहाँ पर हमेशा एक फोर्स होता है, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा नॉन जीरो होता है, जिसको नॉर्मल एक्सीलरेशन बोलते हैं, जो डायरेक्शन बदलने के काम आता है। आंसर क्या है? डी। अब सेंटीपिटल क्या होता है? नॉर्मल। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है? सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? ये सब नोट में समझाऊंगा अगली क्लास में। आ गए समझ में? अभी तो मैं सिर्फ 12th वाला पोर्शन पढ़ा रहा हूं, तो आंसर क्या है बेटे? डी। आ गया है समझ में? डिटेल में आगे कल की क्लास में समझेंगे वो चीज़ तो हम, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन और करते हैं। फटाफट से बताइए, 2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा मैं आपको, जल्दी बताओ। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग, देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, आपने क्या कर दिया था? कांस्टेंट स्पीड को देख लिया था यहाँ पे, है ना? स्पीड कांस्टेंट तो है, लेकिन जिगजैग पर वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होती, तो ए नॉन जीरो होता है बेटा। आगे समझ में? सेंटीपिटल फोर्स लगता है इसमें हमेशा, इसलिए हो गया। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ आप। छोटे छोटे क्वेश्चन से थोड़ा सा स्टेप बढ़ाते चल रहे हैं आगे। अब आराम से पेशेंसली देना है बेटा, पहले 3 लेक्चर बहुत पेशेंसली पढ़ने, ध्यान रखना। फंडामेंटल ठीक कर रहा हूँ, जड़ें जितनी मजबूत होंगी उतने बढ़िया रहेगा। और अभी पूरी बुक का एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ मैं आपको, किस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, फिर इसका इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। ऑप्शन इज द डी। अभी वाला ही तो है, सर्कल भी एक तरह का कर्व लीनियर पाथ नहीं है क्या? नहीं, किसने बोला? घूम रहा है इलेक्ट्रॉन की तरह दमादम, इलेक्ट्रॉन ही तो घूम रहा है, क्या तकलीफ है? नहीं समझे? है ना? अभी देखो बेटा, एन इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। स्पीड कांस्टेंट है बेटा, स्पीड कांस्टेंट जब होती है उसको यूसीएम बोला जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आगे समझ में? और जिसमें स्पीड वेरिएबल होती है उसको बोलते हैं नॉन यूसीएम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आगे समझ में कि नहीं आई? पक्का? तो सुनो भाई, अगर मान लेते हैं कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ये रेडियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, जिसका मास m है, इस टाइप से घूम रहा है ना बेटा, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? अलग। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? अलग नहीं हो गई क्या? स्पीड तो सेम है, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर तो बदल गया। इस पॉइंट पे क्या होगी? वेलोसिटी v3, और इस पॉइंट पे क्या होगी? वेलोसिटी v4। हर पॉइंट पर क्या लग रहा है? सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है। तो AC नॉन जीरो होता है। AC क्या होता है वो तो अगली क्लास पढ़ेंगे हम, नहीं समझे मेरी बात? डिटेल में समझाऊंगा ना, आज तो टाइम ही नहीं बचा। क्लियर है? ठीक है,
कल हाँ आपकी एक और क्लास रख देंगे, कंटिन्यूटी में को कवर करना है बेटा, 2-3 क्लास कंटिन्यू लो आप सिस्टम को समझने के लिए। आ गए समझ में कि आप कंफर्टेबल हैं पढ़ने में? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले तो ये बताओ मुझे। 100% समझ आ रहा है? अब देखो टॉपिक के बाद क्वेश्चन से कंसेप्ट को ठीक किया जाता है। आ गए समझ में? तो इसका आंसर क्या है बेटे? ईएम वेव ऑटोमेटिक आ गई कि नहीं आ गई? डायरेक्शन बदल गई तो इसका बेटा एक्सीलरेशन नॉन जीरो हो गया ना। डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा क्योंकि देखो मैंने समझा भी रखा है इसको। ये रहा स्पीड कांस्टेंट है लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ाऊंगा कल सेंटीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो होता है। आगे समझ में? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आगे समझ में? एक मिनट, एक बच्चा आया था अभी, है ना, कहाँ गया? देखो अगला टॉपिक क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन जल्दी बताओ। कुछ फर्क है क्या पिछले इस क्वेश्चन में? नो, कोई नहीं है? चलो बेटा मोबाइल को सेट करके बैठ जाओ, है ना, 1 मिनट में आपकी क्लास चालू हो रही है बेटा, है ना? हाँ आप मोबाइल चालू कर बैठ जाओ ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट में। हाँ, an electron is moving along about nucleus in a fixed orbit in hydrogen atom, electron will produce। क्या आंसर है? स्पीड तो पिछले वाले में भी नहीं बताई थी। बताओ पिछले वाले में थी क्या? वही घूम ही रहा था। स्पीड देखते ही नहीं है, स्पीड कांस्टेंट हो तो भी क्या फर्क पड़ता है? डायरेक्शन तो बदल रही है इसमें। डी। आप बताओ युधि, आप युधिष। आपने ध्यान नहीं दिया, पिछले क्वेश्चन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फंसा दिए और इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर फंसा दिए क्लास में। नहीं समझे मेरी बात? अरे पूरी फिजिक्स मिल जाएगी, अब देखना आप यहाँ पे पहले ही चैप्टर में। बेटा इसका डी ऑप्शन नहीं है, वरना आप भी वही गलती कर बैठोगे जो डी उसने रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है। जिन लोगों ने 12th पढ़ रखी थी उसने बोला सर इस पर तो सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है, मतलब सेंटीपिटल एक्सीलरेशन लग रहा है। अब एक्सीलरेशन जब नॉन जीरो होता है तो बॉडी रेडिएट करती है। जब इलेक्ट्रॉन रेडिएट करेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, स्पीड कम होगी, और न्यूक्लियस पकड़ के खींचने में लगा हुआ है तो ये कोलैप्स हो जाएंगे। जब स्पीड कम होगी, कोलैप्स हो जाएंगी, तो एटम का एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन एटम का एग्जिस्टेंस है, हमेशा घूमता रहता है। रदरफोर्ड की कमी है कि नहीं बताओ? ये आपने पढ़ा होगा, जब तक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, बोर्ड ने बोला था वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। कब करता है एनर्जी रेडिएट? जब ऊपर से नीचे आता है। रेडिएट करता है, नीचे से ऊपर जाने पर एब्जॉर्ब करता है। बताया था कि नहीं बताया था? अब क्यों नहीं करता है इसमें, ये बोर्ड ने समझाया था लेकिन आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैं समझाऊंगा मैकेनिक्स से। आ गया समझ में? तो एक कल की चीज हो गई ना, आज नहीं समझा सकते, टाइम की कमी है। ध्यान रखना, इसका आंसर सी है। इसमें ईएम वेव रेडिएट नहीं होती है। डी ब्रोगली वेव तो होती है यहाँ, क्योंकि मूविंग तो है ही, डी ब्रोगली वेव तो होगी, लेकिन ईएम वेव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कल उसको बोर मॉडल से समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों। MBR = NH/2π सुना होगा आपने, बोर क्वांटम कंडीशन से समझाऊंगा। ये आया कहाँ से पहले वो भी ड्राइव करेंगे। आ गया समझ में? अभी आंसर क्या है कि जब तक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, बोर भैया ने बोला था एनर्जी रेडिएट नहीं करेगी वरना कोलैप्स हो जाएंगे वो। समझे मेरी बात? रेडिएट करता है, ऊपर से नीचे आने पर, नीचे से ऊपर जाने पर अपने एब्जॉर्ब करता है। समझ आया बेटा? आज का देखो ये क्वेश्चन अभी आपके होमवर्क में दूंगा मैं, PDF आएगी आपको। ओके, ये होमवर्क में आएगी। युधिष आपकी मम्मी को भेज दूंगा बेटा मैं, और आपके पापा को भेज दूंगा। ठीक है बेटा? आप PDF पूरा पढ़ेंगे, क्वेश्चन को दोबारा एक लाइन को पढ़ेंगे आप। एक क्लास के बाद से मैं PDF भेजूंगा दोबारा आपको। ओके ठीक, ये क्वेश्चन होमवर्क में करके लेके आओगे। अभी वाला एक क्वेश्चन है, एक ऑप्शन बढ़ा दिया है मैंने, टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो टॉर्क निकालना सिखाऊंगा इसमें। अब देखो मैं 11 को घुसाता जा रहा हूँ इसमें। समझ आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन और कर दो आज का बस। देखो इसका सॉल्यूशन भी करा रखा है, समझाएंगे। आखिरी क्वेश्चन आज का। A neutron is moving along a square path. Neutron will produce
न्यूट्रॉन विल प्रोड्यूस। इसका आंसर बताओ, डी सही है। आप पकड़ गए बच्चे। आप न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है? 0। तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि स्क्वायर पाथ में डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, सिर्फ एक्सेस नहीं देखते, पहले ये भी देख लिया घूम कौन रहा है। न्यूट्रॉन पे सिर्फ मास होता है, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना मैग्नेटिक ना दोनों, तो आंसर डी ब्रोगली तो होगी ही होगी। आ गया समझ में? अब सुनो, इसमें अभी तो टॉर्क निकालना सिखाना है। अभी जो मैंने 2 क्वेश्चन सीखे हैं उनमें बहुत कुछ सिखाना है। 11th की कमजोरियां हटानी है। उनमें क्या क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड डी ब्रोगली वेव, दोनों वेव हैं ये पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नोट में डालेंगे, क्या होती हैं पता होना चाहिए, डेली काम आएंगी। जानते हो ना कूलम्ब्स लॉ में काम आएंगी सब। उसके बाद सेंटीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं, सेंटीपिटल सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन क्या होते हैं, वो काम आए कि नहीं आए, ये समझाऊंगा फिर पढ़ाऊंगा। डिस्पोजिशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने काम आएंगे। टॉर्क का भी क्वेश्चन छोड़ा उसमें, दोनों काम आएंगे, इनको निकालना सिखाऊंगा। पहले टॉर्क कैसे निकालते हैं सर्कल के अंदर, वो चीज़ सीखेंगे, तभी तो MBR को NH/2π आएगा। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का सर्कल में, MBR कहाँ से आया, वो सिखाऊंगा। आ गई समझ में? तो यहाँ तक आपका लेक्चर नंबर 1 है। यहाँ से लेक्चर नंबर 2 चालू हो जाएगा। ओके बेटे, यहाँ तक लेक्चर नंबर 1 होगा आपका चार्ज तक, यहाँ से लेक्चर नंबर 2 चालू होगा चार्ज की प्रॉपर्टी से। ओके, ये आपको सेव करके आ जाएगा बेटा। अभी आपको मैं क्या कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए, याद है? जो सारे क्वेश्चन करके लाना है, जो नहीं कराए वो होमवर्क है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम और लूंगा बेटा। तरुण, आपका तरुण ही है ना 11th क्लास के बच्चे का नाम? ये आपकी 11th की फर्स्ट बुक है। इसका इंट्रोडक्शन बता दूं ताकि आपको पहले 2 चैप्टर का इंपॉर्टेंस पता चल जाए। क्या है देखो बेटा, NCERT है तुम सबके पास। पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, है आपके पास अभी? खोलो, दोनों बुक है? ठीक है, दोनों बुक फटाफट से लेके आओ जिनके पास नहीं है, जल्दी से। NCERT को सीक्वेंस लेके चलेंगे, पढ़ेंगे फुल, 1 नंबर नहीं कटेगा आपका, टेंशन मत लो आप। सारे क्वेश्चन क्लास में कर लेंगे हम। जल्दी से लेके आओ ताकि मैं आपको NCERT का सीक्वेंस बता दूं कि किस सीक्वेंस में पढ़ा जाएगा। 12th में एक चैप्टर नंबर 1 से ही चलता है सीक्वेंस, कोई चेंज नहीं है बेटा। JEE हो चाहे नीट हो चाहे बोर्ड हो, 12th में सेम सीक्वेंस होता है। देखो, पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ेंगे, इसके अंदर चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, पक्का? देखो टॉपिक आ गया ना। दूसरे चैप्टर में हम क्या करेंगे, चार्ज को स्टोर करेंगे। चार्ज स्टोर करने की डिवाइस को बोलते हैं कंडेंसर या कैपेसिटर, जिससे पंखा चलता है। जानते हो, सेल होता है एक, बैटरी बनाएंगे, कहने का मतलब समझे मेरी बात। कंडेंसर कैपेसिटर, जिससे कई बार अपना पंखा स्पीड कम हो जाती है स्पीड, तो कंडेंसर बदलना पड़ता है, कैपेसिटर बदलना पड़ता है, स्पीड बढ़ जाती है, मतलब एनर्जी को स्टोर करेंगे चार्ज की फॉर्म में। ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे बिना प्रेशर डिफरेंस के एयर फ्लो नहीं होती, बिना टेम्परेचर डिफरेंस के हीट फ्लो नहीं होती, बिना प्रेशर के आपका फ्लूइड फ्लो नहीं होता 11th में, ऐसे बिना पोटेंशियल डिफरेंस के चार्ज फ्लो नहीं होता। तो चार्ज को स्टोर करेंगे, फिर स्टोर करके फ्लो कराने की तैयारी करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ेंगे। और इस चैप्टर से सर्किट की स्टार्टिंग हो जाएगी कैपेसिटर से। क्लियर है दूसरा चैप्टर? दूसरे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके बेटे। थर्ड चैप्टर में चार्ज चल जाएगा, बैटरी बन गई तो वोल्टेज आ गया ना। तो थर्ड चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड, इलेक्ट्रिक करंट ही है, इसमें सर्किट्स आते हैं, ओम्स लॉ आते हैं, रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, और आपके 12th क्लास के बहुत सारे प्रैक्टिकल भी आते हैं इसमें, हीट, पावर, भावर, सब डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। तो पहले 2 चैप्टर किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब डायनेमिक चालू हो गई। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्या आएगा? करंट जब चलेगी, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो अगले चौथे चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। आ गया। अब जब मैग्नेट पढ़ रहे हो आप, तो आप बाद में पता चला कुछ मैटर ऐसे भी होते हैं जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं,
उसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये सब इस 5th चैप्टर में, 2 क्लास का चैप्टर ये पढ़ेंगे, छोटा चैप्टर। क्लियर है? 5th हो गया। 6th चैप्टर में क्या करेंगे, हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या पैदा किया, मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया। ओके, अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया, चार्ज से फील्ड पैदा हुआ, उससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। अब हम उल्टा पढ़ेंगे 6th चैप्टर में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। आ गया समझ में? मतलब इसमें एसी जनरेटर पढ़ेंगे, जनरेटर ट्रांसफॉर्मर, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट पैदा करेंगे। 6th चैप्टर समझ आ गए? EMI उल्टा पढ़ेंगे इसका। उसके बाद आता है करंट, 2 टाइप की होती है, AC एंड DC, पढ़ा होगा। तो साथ में चैप्टर में पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, और सेकंड बुक में पढ़ेंगे डायरेक्ट करंट, अगले 14 चैप्टर में। ओके, ऑल्टरनेटिंग करंट आ गई। और 8वां चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आ गया पाखरा? तो बताओ, पहला लेक्चर और 8वां लेक्चर का कॉम्बिनेशन सेट हो गया। अब आप इसमें 8वें लेक्चर चैप्टर को खोलो लास्ट में, फटाफट से आओ, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंस जब तक नहीं बताऊंगा आपको, पहले 2 चैप्टर का इंपॉर्टेंस पता नहीं चलेगा। और पहले 2 चैप्टर खत्म, बेटा जेई नीट तो खत्म और बोर्ड में भी आधे नंबर आएंगे, ध्यान रखना। इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा दम लगेगा अपना, ठीक है। देखो इसमें लिखा हुआ है, 8वां चैप्टर जब खोलोगे, डिस्प्लेसमेंट करंट के बाद में पेज नंबर आपका आई थिंक कौन सा है, मेरे पास पुरानी बुक है, ये 8.3 वाला पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखा हुआ है। इसमें देखो क्या लिखा हो, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पढ़ के दिखा रहा हूं। हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस, नाइदर स्टेशनरी चार्ज नॉर चार्जेस इन यूनिफॉर्म मोशन या स्टेडी करंट कैन बी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द फॉर्मर प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड while the later produces magnetic field that, दिख रहा है इसके अंदर? इसमें आगे क्या लिखा हुआ है देखो, एक्सिलेटेड चार्ज रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिख रहा है क्या? तो पहले चैप्टर से ही हम 8वें चैप्टर का फंडामेंटल ठीक कर रहे हैं। आ गए समझ में? आप इग्नोर नहीं कर सकते, फिर बोल रहा हूँ, जिसको भी दिक्कत आनी है पहले 2 चैप्टर में ही आएगी, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके बाद पहली बुक जैसे खत्म हो जाती है, 35 मार्क्स की पहली बुक है आपकी बोर्ड में, और कम से कम मेंस में 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। ओके, और मेडिकल वाले बच्चों को कम से कम इससे 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 8-9 क्वेश्चन आते हैं जेई में। उसके बाद आपका नवा चैप्टर है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ लेते हैं, उसके बाद 11th में वेव पढ़ते हैं, उसमें मैकेनिकल वेव, साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव तो 11th में पढ़ लेते हैं, और लाइट आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस चैप्टर में। आखिरी चैप्टर का नाम है 9th का, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रे ऑप्टिक्स के बाद आती है वेव ऑप्टिक्स। ओके, क्योंकि पार्टिकल की ड्यूअल नेचर पाई थी, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। उसके बाद आता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसमें आप पढ़ते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सुना है? फोटोन डालते हैं, मैटर में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, चैप्टर है फिजिक्स में, तो केमिस्ट्री में पढ़ के आओ तो बेसिक्स में आओ, फिजिक्स में डिटेल में है ये। उसके बाद आता है एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, लाइमन, बाल्मर, पासन, ब्रिकेट, पुफंड, हम्फ्री फम्फ्री, बोर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, सब फिजिक्स में पढ़ेंगे डिटेल में, केमिस्ट्री से अच्छा। उसके बाद न्यूक्लियाई अलग से पढ़ाएंगे। देखो तो इस चैप्टर तक के क्वेश्चन भी यहीं कराऊंगा, पहले चैप्टर में भी स्टार्ट हो जाएंगे, ध्यान रखना। उसके बाद आता है आखिरी चैप्टर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और इसमें आती है इलेक्ट्रॉनिक सिंपल सर्किट आते हैं, डीसी सर्किट आते हैं इसमें। मोबाइल का चार्जर बनाएंगे, मेन चीज़ ये है, एलईडी, मोबाइल के चार्जर, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं बेटा। आगे समझ में? तो पहली बुक समझ में नहीं आया तो सेकंड बुक भी समझ में नहीं आएगी। आगे समझ में? ये ध्यान रखना। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? हमें 1 घंटे 8 मिनट हो चुका है। ओके, ये पीडीएफ मैं आपको बना के भेजूंगा, घर पे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाओ तो, या सॉल्व करना, लिखना नहीं है गधों की तरह। आगे समझ में? जब भी करो प्रैक्टिस करो डेट डाल के। लेक्चर नंबर 1 हो गया है आपका। ओके बेटे, आधा पोर्शन कल कवर कराऊंगा लेक्चर 1 का, तो मैं यहाँ से पहले तक पीडीएफ बना के भेजूंगा आपको, ठीक है बेटा? ओके ओके बेटा, ओके, समझ आया ना? सच बताओ, सच में आया कि ऐसी जगह ऊपर से गया? आपके टीचर से अच्छा आया कि नहीं आया? आएगा बेटा ना युधिष्ठ,
बहुत ऐसा समझाऊंगा, ज़िंदगी में नहीं पढ़ी होगी फिजिक्स आपने। ठीक है बेटा, 100%। ठीक है, ओके ओके बेटा। तरुण, तरुण आ जाओ बेटा। आगे क्या? एक मिनट बेटा, है ना। पापा कहाँ हैं? आगे नहीं आए? चलो चलो, किस किस की क्लास हो गई? आपकी बायो की क्लास हो गई, है ना? मज़ा आया?